बिहार में रहने वाले बसंत कुमार ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म करने के बाद एमएससी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था। एग्जाम के जब डेट्स निकले तब पता चला कि इनका एग्जाम सेंटर दिल्ली में पड़ा है। पर यह दिक्कत यहाँ थी कि बसंत ने आज से पहले कभी भी दिल्ली में कदम नहीं रखा था। जब इससे पहले पिताजी को साथ चलने के लिए बोला तब पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया, यह बोलते हुए कि बेटा मुझे उस टाइम पर कुछ जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकता। मेरे साथ अब एक दो दूर के रिलेटिव दिल्ली में रहते थे, पर काफी दिनों से बसंत के फैमिली की उससे कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, तो यह ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। पर फिर इसने कहीं से पता लगाया कि इनका एक स्कूल फ्रेंड दिल्ली में रहता है, पर जो यह फ्रेंड था ना, इससे कभी काफी दिनों से बात बसंत से नहीं हुई थी। पर बसंत को यहाँ पर थोड़ी सी उम्मीद जागी कि या हम स्कूल फ्रेंड रह चुके हैं, वह मेरा मदद जरूर करेगा। अब इसी उम्मीद में यह भाई साहब दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। पर बसंत को बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि दिल्ली की यह पहली यात्रा उसके लिए जिंदगी भर का एक ट्रॉमा बनने वाली है। ये घटना है 2003 की। उस समय बसंत की उम्र 21 साल थी और यह झारखंड के रांची शहर लालपुर के पास रहते थे। रांची से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी करने का डिसीजन लिया। इसके लिए उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और फाइनली अब डेटा आती है तो उन्हें पता चला कि उनके एग्जाम का सेंटर दिल्ली पड़ा है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आज से पहले कभी भी बसंत दिल्ली नहीं गए थे और ना ही उसे टाइम और उस टाइम पर कोई भी शहर उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। हमारे पास सोशल मीडिया या कोई भी मैसेज करने का साधन नहीं था कि भाई हम लोग सब कुछ ऑनलाइन बुक करके फटाफट सब कुछ सेट कर लें। यहाँ पर बसंत के पिताजी ने भी साथ चलने से मना कर दिया था। तो यहाँ पर भी रिकॉल करता है कि यह मेरा एक दोस्त हुआ करता था, देवराज। हम लोग यहाँ रांची में एक साथ में ही पढ़ते थे और अभी वह दिल्ली शहर में रह रहा है। पर बहुत दिन से देव से भी बात नहीं हुई थी। पर बसंत की एक आदत थी, यह सारे नंबर सारे कॉन्टेक्ट जो भी होता था एक डायरी में लिख के रखता था। उस टाइम पर बसंत के पास नोकिया का मोबाइल फोन था। इससे पहले तो डायरी खोल के देव का नंबर ढूंढने की कोशिश की, पर इससे कोई नंबर नहीं मिला। उसका फिर एक पुराने दोस्त का नंबर मिलता है जो इसके साथ स्कूल में पढ़ा करता था। उससे या कॉल करता है, कॉल करके बोलता है भाई तेरे पास देव का नंबर है क्या? तो उसने बोला हाँ भाई है मेरे पास। उससे देव का नंबर लेके इसने देव को कॉल किया। अब जब इसने सालों के बाद इसने देव को कॉल किया तो पहले तो उसने पहचानने से ही मना कर दिया। इससे पहले तो उसने देव को भोजपुरी में 2-4 गालियां दी और गाली खाने के बाद फाइनली देव का दिमाग क्लिक करता है कि भाई बसंत नाम का मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसने बोला कि जहाँ पर तेरा सेंटर पड़ा है वहाँ कॉलेज मुझे पता है, तो तू आजा और मेरे पास रह लेना। 2 दिनों के बाद बसंत की ट्रेन थी और अब यह दिल्ली पहुंचा तो स्टेशन में देव रिसीव करने आया। उसने बसंत से बोला कि भाई यहाँ साकेतपुरी में अपने भैया के साथ कमरा ले रहा हूँ और मेरे भैया किसी काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाने वाले हैं, तो आराम से यहाँ घर में रह लेना। तू स्कूल की बातें करेंगे, मस्ती करेंगे और दिल्ली भी मैं तुम्हें घुमा दूंगा। बसंत खुश हो गया, भाई इतने साल के बाद मिले पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, यह बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट कर रहा है। पर यह बसंत की जो मासूमियत थी ना, इससे बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। पता चलेगा आपको मैं यह क्यों बोल रहा हूँ। अब जिस दिन बसंत दिल्ली पहुंचा था उसके अगले दिन ही इसका एंट्रेंस एग्जाम था। सुबह 11 बजे देव के घर पहुंचता है। देव ने बोला कि हाथ पैर धो ले, कुछ खा ले और आराम कर ले थोड़ा सा। बसंत बोलता है कि मैंने खाना वाना खाया, थकान बहुत ज्यादा हो रही थी तो मैं गहरी नींद में सो गया और जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि भाई शाम के 5 बज गए हैं। जनवरी का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उस समय लगभग अंधेरा हो रहा था। मैंने देव को बोला कि भाई कल एग्जाम है और 1-2 दिन में मैं निकल जाऊंगा, तो तू चल मुझे दिल्ली घुमा दे। देव बोला कि ठीक है, तू फ्रेश हो जा
फिर चलते हैं। यह लोग देव के साथ साकेतपुरी वाले फ्लैट से पैदल ही आसपास के एरिया घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर यह लोग अपनी स्कूल की यादें ताजा करते हैं कि किसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, तेरी कितनी गर्लफ्रेंड है, मेरी कितनी गर्लफ्रेंड है। यह सारी बातें चल रही थी और इसी बीच देव के भैया का कॉल आता है। वह बोलते हैं कि मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना था, वह कैंसिल हो गया है। मैं 1 घंटे में रूम आ जाता हूँ। और यहीं से पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। देव अपने भैया से बहुत डरता था। उसने बोला बसंत को कि भाई भैया अभी आ रहे हैं 1 घंटे में, और उनको बिल्कुल पसंद नहीं कि बिना परमिशन के उनके घर में कोई रुके। तो यार अभी ना कुछ और देखना पड़ेगा। मैं अपने घर पर तुझे नहीं रख सकता, मैं तेरे लिए कुछ और इंतजाम करता हूँ। इस पॉइंट पर देव के घर के पास एक जनरल स्टोर थी। उन जनरल स्टोर वाले भैया साहब का एक गेस्ट हाउस था जो सेकतपुरी से 1 घंटे की दूरी पर थी। देव ने उनको कॉल करके बोला कि भैया एक रूम चाहिए आज के लिए, जो उन्हें अपने गेस्ट हाउस का नंबर दिया और बोला कि आप बात कर लीजिए और मेरा रेफरेंस लीजिएगा। इस समय बसंत के दिमाग में चल रहा था कि यार कैसा दोस्त है, मतलब 1 रात भी रखने से इनकार कर रहा है। फिर इससे लगा कि यार ठीक है, 1 रात ही की बात है, खा के सोना है, कल सुबह मैं एग्जाम देके अपना ट्रेन का देख लूंगा, निकल जाऊंगा। अब यह पर देव ने गेस्ट हाउस में कॉल करके बोला कि भाई राजेश भैया ने आपका नंबर दिया है, आज रात के लिए कमरा चाहिए। पहले तो गेस्ट हाउस वाले ने 1000 बोला था, पर जब इनका रेफरेंस दिया देव ने तब उसे बोला कि ठीक है 500 में आज रात को रहने के लिए दे देंगे। देव यहाँ पर बसंत को लेकर पहले घर पर जाता, इसका सामान उठाया और बसंत को एक ऑटो में बैठा देता है। ऑटो वाले को पूरी डिटेल समझा दिया गेस्ट हाउस का और बोला कि भाई वहाँ पहुँचा के मुझे कॉल कर देना। बसंत यहाँ पर एकदम मजबूर हो गया था। अब कोई वैसा जाने वाला भी नहीं है कि इसे कॉल करके बताए कि मैं ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। यहाँ भाई चुपचाप देव का घर से उसे गेस्ट हाउस की तरफ जाने लगता है। ऑटो में शाम के 6:30 बज चुके थे और बसंत बताते हैं भाई वह जो रास्ता था ना गेस्ट हाउस तक पहुँचने का, वह बीच में जंगल आ रहा था, बड़े बड़े नाले थे और वह गेस्ट हाउस बिल्कुल दिल्ली के आउटसाइड में था कहीं पे। अब 1 घंटे तक इन्हीं रास्तों पर चलते हुए फाइनली बसंत उस गेस्ट हाउस के पास पहुंचता है। ऑटो वाला इसे ड्रॉप करके वापस मुड़ता है और बसंत वहां से सीधा पहुंचता है गेस्ट हाउस के अंदर। जैसे ही बसंत उस गेस्ट हाउस के अंदर गया रिसेप्शन पे, इसे ना हल्का सा कुछ उफ लगा। इसने एक नजर मारी गेस्ट हाउस के ऊपर नीचे हर तरफ, फिर रिसेप्शन पे पूछा कि भैया कौन सा कमरा है मेरा। वह रिसेप्शन वाला इसे देखता है और बोलता है कि चलिए मेरे साथ फर्स्ट फ्लोर पे। जो ना ऐसे एनर्जी को फील कर पाते हैं वह काफी सेंसिटिव होते हैं एनर्जी को लेके। बसंत भी उसमें से एक था। बसंत बताता है कि जो मेरे पिता पूर्वज हैं, मुझे बहुत बार एहसास होता है कि वह मेरे साथी है और हर गलत सही काम मुझे इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हिंट देते हैं। सिर्फ कल मेरा एग्जाम था, मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो इसकी वजह से मैंने इस सारे हिंट्स को इग्नोर किया। मुझे जो एनर्जी फील हो रही थी उसे दबाते हुए जो होटल का मैनेजर था उसके साथ फर्स्ट फ्लोर पर गया। मैंने फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के साथ ही मैनेजर से पूछा कि भैया कोई और नहीं है क्या होटल में। तभी मैनेजर बोलता है कि सर यहाँ पर तो कम ही लोग आते हैं, अभी कोई भी नहीं है आपके अलावा। ऐसे बोलते ही उस होटल के मैनेजर ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। बसंत अभी भी कमरे के गेट पर ही खड़ा था। यह बताते ही मैं ना एक कदम फ्रीज हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पितरों ने बांध दिया है मुझे कि आगे नहीं जा सके। मैं चुपचाप वहाँ खड़ा होके कमरे की ओर देख रहा था। इतनी देर में होटल का मैनेजर था। उसकी आवाज आती है कि सर अंदर
आ जाइए। उसकी आवाज सुन के मेरा ध्यान टूटा और मैंने कमरे के अंदर अपने कदम रखे। अब जब यहाँ अंदर आ गया तो इसने पाया कि कमरा तो बड़ा है, पर वहाँ पर एक अजीब सा चित्र था और पूरा अंधेरा हो रखा था चारों तरफ। कमरे की जो बालकनी थी उसके बाहर एक पेड़ है, उस पेड़ की टहनियाँ बालकनी के अंदर आ रही थी। बसंत यहाँ पर धीरे धीरे चल के बालकनी के पास गया और वही खड़ा होके पेड़ की ओर देखने लगा। थोड़ी देर के बाद इसने पूछा मैनेजर से कि भैया इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है कमरे में। तब मैनेजर ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप जो कमरे के अंदर कवर्ड था उसे खोल के उसके अंदर से एक बल्ब निकालता है और बल्ब निकाल के इसने होल्डर में लगा दिया और होल्डर में लगा के इसने स्विच ऑन किया तो कमरे में हल्की रोशनी हुई। अब वह बल्ब भी बहुत कम वाट का था। तो आप ना इमेजिन करो वैसा एक कमरा जिसमें लो लाइट हो रही है, जो बालकनी है उसे पेड़ की टहनियाँ दिख रही है। आपको तो ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा स्मोकी यानी कि बहुत ही ज्यादा कुहासा जैसा रूम बन चुका था। उस जगह पे होटल के मैनेजर ने बल्ब लगाया और बल्ब लगाने के बाद बिना कुछ बोले चुपचाप नीचे चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद बसंत थोड़ा फ्रेश होता है, कपड़े वपड़े चेंज किए और चुपचाप जाके जो कमरा का बेड था उस पर लेट जाता है। अब बेड पर लेटते लेटते ही इसने अपने घर पर कॉल किया, बातचीत की और उसके बाद बसंत डिसाइड करता है कि यार कल एग्जाम है, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ। मैंने बैग से या रिवीजन वाली एक कॉपी निकालता है और जो इसके पास फोन था ना, उस समय फोन्स में मेमोरी कार्ड लगते थे, तो उसी मेमोरी कार्ड पर इसने पुराने गाने डाउनलोड करके रखे थे। बैकग्राउंड में स्लो म्यूजिक पे उन पुराने गानों को चलाकर या अब रिवीजन करने लगता है। अब वैसे पढ़ाई करते हुए सिर्फ 30 मिनट ही बीते थे कि अचानक उस कमरे की लाइट कट हो जाती है। बसंत बताते हैं कि इतना ज्यादा अंधेरा हो चुका था कि मैं अपने ही शरीर का हिस्सा नहीं देख पा रहा हूँ। इसने अपनी रिवीजन वाली कॉपी बंद करके साइड में रखी और फोन में जो गाना चल रहा था उसे भी ऑफ कर दिया, क्योंकि अभी भाई को कुछ सुनाई दिया था और या उसे कंफर्म करना था कि अभी जो आवाज उसने सुना है कहीं वह उसके गाने से तो नहीं आ रहा है। पर जब इसने गाना बंद करके ध्यान से आवाज सुनने की कोशिश की तो भाई ने इसे पाया कि जो बेड है उसी बेड के नीचे से कंगन के खनखनाने की आवाज आ रही थी। भाई वह आवाज ऐसी थी कि जैसे जब कंगन को हम बिल्कुल टॉप से अगर फ्लोर पर ड्रॉप करे तो जो इस भारी टोन में आ रही थी साउंड। अब अगले 10 सेकेंड तक भी जब वो आवाज बंद नहीं हुई तब इसने अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया। बेड के नीचे देखना चाहता था कि आखिर वह आवाज किसकी है और जैसे ही उसने फ्लैश लाइट ऑन करके हल्का कोने की तरफ फोन किया तो एहसास हो गया कि उसके अलावा उस कमरे में कोई और भी था। अब वह जो भी था बसंत को दिखाई तो नहीं दिया, पर साफ साफ फील कर रहा था कि कोई तो है उस कमरे में। यह एहसास होते ही बसंत के अंदर ठंडी सीरीन दौड़ने लगी। अब इससे पहले कि बसंत कुछ भी मूवमेंट करता, उस कमरे का उस वॉशरूम का एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाता है, पर उस समय तो लाइट ऑफ थी, तो बिना लाइट के वह एग्जॉस्ट फैन कैसे ऑन हो गया। यह ख्याल आते ही बसंत एकदम से डर से शोर करने लगता है और उस एग्जॉस्ट फैन के चलने के 7-8 सेकेंड के बाद ही बाथरूम का फ्लश भी ऑन हो जाता है। फ्लश के गड़गड़ाने की आवाज सुनाई देती है। इस समय तक एकदम कंफर्म हो गया था कि बाथरूम में कोई तो है। बसंत बताता है कि भैया मेरी इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था कि मेरा जान निकल जाएगा अभी। अब इसने मोबाइल फोन को साइड में रख के दोनों हाथों से आंख बंद कर लिया, पर जैसे ही इसने आंख बंद किया जो कमरे के अंदर कवर रखा था उस कवर के अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। वह हंसने की आवाज बसंत को एकदम बेचैन कर देती है। अंदर से इसने एक हाथ से अपना आंख ऐसे बंद किया और मोबाइल उठा के उसके फ्लैश लाइट को कवर्ड की तरफ पॉइंट करता है और भाई इसने पाया कि उस कवर्ड के पास एक लड़की
लड़की की बॉडी लटक रही थी तो बॉडी एकदम जली हुई है और चेहरा भी क्लियर दिख नहीं रहा है, पर वह हवा में लटक रही थी। अब उस फिगर को देखते ही दम घुटने लगता है। इससे इतना भी हिम्मत नहीं हो रहा था कि चिल्ला पाए, और तभी इस पॉइंट पर बसंत को एहसास होता है कि इसके जो पितृ यानी कि पूर्वज हैं वह इसे संकेत दे रहे थे कि हनुमान चालीसा बजाओ। तभी ये फोन में हनुमान चालीसा ढूंढने लगता है, और इससे पहले कि वो हनुमान चालीसा बजा पाए तभी आत्मा बसंत की तरफ आने लगी, और फाइनली वह जो प्रेत आत्मा थी इससे 1 फीट की दूरी पे आके ऐसे रुक जाती है। बसंत बताता है कि भैया उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा मुंह से बाहर आ जाएगा। 5-6 सेकंड तक वह मेरे सामने खड़ी रही और फिर चिल्लाते हुए मुझसे दूर भागने लगी, और जब वह मुझसे दूर भागी तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे गले में हनुमान जी का लॉकेट है, जिसके देखकर वह मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती थी। अब जब वह प्रेत आत्मा इससे थोड़ी सी दूर हुई तब बसंत ने हनुमान चालीसा बजा दिया, पर बसंत हनुमान चालीसा स्टार्ट हुआ उसके चिल्लाने की आवाज और ज्यादा डरावनी होते जा रही थी। वह कभी छत पर जाकर चिपक जाती थी, कभी कबर्ड पे ऐसे टकराती थी, पर वो मेरे पास नहीं आती थी। इतनी देर में वह एक बार बालकनी में भी गई, उस पेड़ पे बैठ के चिल्लाने लगी। मैंने 1 घंटा तक हनुमान चालीसा को बार बार प्ले किया, पर फिर मैंने देखा कि मेरे मोबाइल की बैटरी गायब हो रही है, यानी कि खत्म हो रही है। अगर मैंने हनुमान चालीसा बंद कर दिया तो यह आत्मा मुझे रात भर परेशान करेगी। मैंने लॉकेट पहना हुआ था, अटैक तो नहीं करेगी मुझ पे, पर मुझे रात भर परेशान करेगी। बसंत यहाँ पर हाथ जोड़ के एकदम हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा कि भगवान कृपया बचाइए मुझे। अपने पितरों से भी यहाँ बहुत ज्यादा प्रार्थना करने लगा, और फिर मिनट के बाद ही बसंत को सुनाई देता है कि कमरे के बाहर 2 लोग बातचीत कर रहे हैं। यह भाग के जाता है और गेट खोल देता है कमरे का गेट खोलते ही यह देखता है कि 6 फीट का पहलवान जैसा आदमी जो होटल के मैनेजर था उसके साथ आया हुआ था फ्लोर पे, अभी उस आदमी की ओर देखता है। अब जैसे ही आई कांटेक्ट हुआ यह बताता है कि उस आदमी ने बहुत प्यार से बसंत की तरफ देखा। अब इस दौरान बसंत की नजर उसके हाथ पर जाती है। बसंत बताते हैं कि उसके हाथ पर राम राम लिखा हुआ था। जब होटल का स्टाफ वहां से चला गया तब बसंत ने सारी बात उस आदमी को बताई। इससे पहले कि वह अपनी बात कंप्लीट करता तो वो आदमी बोलता है कि बसंत से कि बच्चे मुझे सब कुछ पता है, तुम एक काम करो मेरे कमरे में आकर सो जाओ। बसंत अपना कमरा लॉक करके उन आदमी के कमरे में चला जाता है। या बहुत बार उनसे पूछता है कि आप कौन हैं, क्या नाम है, कहां से आए हैं, क्या काम करते हैं, पर बसंत बताता है कि उन आदमी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, बस मुस्कुराता रहा। अब यह सब होते होते रात के 2:30 बज जाते हैं। बसंत की भी आंख लग जाती है। अब अगली सुबह जब बसंत की आंख खुली तब 6 बज रहे थे। यह देखता है कि भाई कमरे में कोई भी नहीं है। यह तुरंत निकल के अपने कमरे में जाता है, सामान उठाता है और सीधा पहुंचता है रिसेप्शन पे। इसने मैनेजर से पूछा कि वह भाई कौन है, तब वह मैनेजर बताता है कि भैया उनका नाम पवन है और उन्होंने सिर्फ 2 घंटे के लिए ही कमरा बुक किया था, उनके बाद वो यहाँ से चले गए थे। बसंत ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यहाँ चुपचाप होटल से बाहर निकल के अपने दोस्त को कॉल करता है, पर इसके दोस्त ने फोन नहीं उठाया। इस समय तक सुबह के 7 बज चुके थे और यह होटल से निकल के रोड की तरफ जाने लगता है, जहाँ से ऑटो पकड़ के इसे अपने एग्जाम सेंटर पहुंचना था। पर उससे पहले ही रोड के एंड पर एक चाय की दुकान थी। बसंत सोचता है कि पहले जाकर मैं चाय बिस्किट खा लेता हूँ और फिर मैं एग्जाम देने के लिए जाऊंगा। या वहाँ बैठता है चाय पीने के लिए, और वहाँ पर एक बूढ़े दादा थे जो चाय बना रहे हैं। बसंत ने बातों में बताया दादा को सारी बात कि कल रात ऐसा हुआ था उस गेस्ट हाउस में मेरे साथ। तब उस दादा ने डरावनी चीज बताई। उन्होंने बोला कि बेटा जो यहाँ गेस्ट हाउस है ना, यहाँ पर जैसे इसके बारे में पता है। तब उस दादा ने एक बहुत ही डरावनी चीज रिवील की। बेटा जो ये गेस्ट हाउस है ना, यहाँ पर जिसे
इसके बारे में पता है वह तो कभी रुकेगा ही नहीं। तभी बसंत पूछता है कि ऐसा क्या हुआ था दादा? इन्होंने बताया कि बेटा यह गेस्ट हाउस पहले घर हुआ करता था और उस घर में एक फैमिली रहती थी। फैमिली में एक लड़का, उसकी वाइफ और लड़के के माता पिता रहते थे। पर जो यहाँ लड़के की बीवी थी उसे उसके सास ससुर बहुत टॉर्चर करते थे दहेज के लिए। बहुत ही लालची किस्म के आदमी थे। जो लड़का था उसका भी बाहर कहीं और किसी औरत के साथ चक्कर चलता था। एक बार उस लड़के ने जो दूसरी औरत के साथ बाहर में चक्कर चलाता था उसे लेकर घर पर आ जाता है। जब घर पर आया तो जो इसकी बीवी थी उसने बहुत हंगामा किया कि मेरे रहते कैसे तू किसी और को लाएगा। इस टाइम पर उस लड़के की बीवी प्रेग्नेंट भी थी। इसने जैसे तैसे हंगामा करके जो दूसरी वाली औरत थी उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब इस घटना के 3-4 दिन के बाद जब थोड़े से माहौल शांत हुए तब एक शाम जब वह घर के किचन में खाना बना रही थी तो इसका पति बड़े प्यार से इसे लेकर ऊपर कमरे में ले जाकर के मुंह पैर बांध करके तीनों लोगों ने मिलके सास ससुर और उसका पति औरत को जला दिया था। साथ साथ जो उसका बच्चा पेट में था वह भी जल के मर गया था। उसके बाद से ही यह आत्मा किसी को भी उस कमरे में रहने नहीं देती। अब इस घटना के 2-3 महीने के बाद जो यह लड़के के घर वाले थे इन्होंने अपने इस घर को एक जनरल स्टोर के ऑनर को बेच दिया। अब ऑनर यहाँ पर आसपास रहता नहीं था तो उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था घर के बारे में। पर जब उसे पता चला कि यहाँ पर ऐसा ऐसा सीन है तब उसने इस घर को छोड़ के गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया। भूले भटके कभी कोई आके रुक जाता है तो उससे ही इनका खर्चा निकल जाता है। अब बसंत यहाँ पर चाय पी के सीधा अपने एग्जाम सेंटर पहुंचा। उसने एग्जाम दिया और फिर 1-2 दिन के बाद ट्रेन पकड़ के वापस रांची आ जाता है। तो यही थी पूरी कहानी। अगर आपके तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं।